हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आई हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। एम लक्ष्मीकांत आपका चल रहा है। तो आज हम सिटीजनशिप यानी नागरिकता की जो बात है वह करने वाले हैं। अब तक हमने काफी कुछ जो है वह पढ़ा। भाग एक जो कि संवैधानिक ढांचा है। देखो टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 12 भाग है और इसमें 92 के आसपास जो सारे चैप्टर्स है वह आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमारा भाग एक चल रहा है जिसमें कि हम संवैधानिक ढांचे की बात कर रहे हैं और इसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणाएं, संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, संघ और इसके जो क्षेत्र हैं ये हम कर चुके। और आज अब बारी है नागरिकता यानी सिटीजनशिप को समझने की। ठीक है, तो देखो जैसे ही आपके ये 12 कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक लाइव सेशन रखेंगे। हो सकता है हम संडे को रख लें और उस लाइव सेशन में लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और हम कुछ क्वेश्चंस की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, कुछ आपका जो कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो जाएगा। और बच्चों ये आप सभी के लिए टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल है आपके क्लास पीडीएफ के लिए, आपकी क्लासेस के इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको स्कैन कर लें, इस कोड को, इस बार कोड को, इससे आपको टेलीग्राम जो चैनल है वह मिल जाएगा इजिली। या फिर आप मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला जो है ये भी सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो देखो ये वाला बेसिकली जो आपका चैप्टर है सिटीजनशिप, ये आपको बताएगा कि सिटीजनशिप का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट जो इंडिया ने अपनाया है वह क्या है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में डुअल सिटीजनशिप की जो बात है वह की गई हो, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हो। अमेरिका से हम बेसिकली जो कंपैरिजन है वह करेंगे। संवैधानिक उपबंधों की बात करेंगे कि संविधान की बात करेंगे तो वहां पर क्या क्या जो प्रावधान है वे लिखे गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करेंगे। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है और विदेशी भारतीय नागरिकता का आखिर मतलब क्या है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र रहे उसमें किस तरीके से जो प्रश्न है वह आए, उस पर भी हम विचार करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, सबसे पहले समझो कि अगर हम सिटीजन की बात करें या नागरिक की बात करें इसका मतलब क्या होगा। नागरिक या सिटीजन, नागरिक या सिटीजन, अगर किसी भी बच्चे को याद हो तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था कि सिटीजनशिप या नागरिकता का मतलब होता है कि किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता। यही समझा था ना। सिटीजनशिप मतलब क्या है इसका, किसी राजनीतिक समुदाय की, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता। ध्यान रखना, पूर्ण व समान सदस्यता। ये बेसिकली एक नागरिक की जो परिभाषा है वह आपको कई किताबों में मिल जाती है। अच्छी परिभाषा है, एक्यूरेट है। अगर आपको नागरिक शब्द को डिफाइन करना हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली आखिर किसी व्यक्ति को व्यक्ति क्यों कहा जा रहा, हमें अमेरिका का नागरिक क्यों नहीं कहा जा रहा। ऐसा तो है नहीं कि हम वहां जाएंगे तो हमें व्यक्ति नहीं माना जाएगा, इंसान तो माना जाएगा बट वहां का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति का, है ना, नागरिक। और मतलब नागरिक का मतलब है कि जो स्टेट है, ठीक है, और जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है। तो अगर हम किसी स्टेट में किसी को सिटीजन कह रहे हैं कि वह कुछ राज्य का नागरिक है, तो बेसिकली ये जो सिटीजन वर्ड है ना, ये रिलेशन को दिखाता है, ये संबंध को दिखाता है, ये रिलेशन या संबंध को दिखाता है। और जानते हो ये संबंध कैसा होगा, किसी राज्य के साथ, स्टेट के साथ जो संबंध है वह कैसा होगा। वैसे तो हमने समझ लिया कि राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता होगी, उसे हम नागरिकता कहेंगे। लेकिन फिर भी बच्चों याद रखना कि भारतीय राज्य का जो पूर्ण नागरिक होगा उसे हम नागरिक कहेंगे। और दूसरी बात है कि इसे नागरिक व सभी राजनीतिक जो अधिकार है वह प्राप्त होंगे, है ना। उसे राजनीतिक व नागरिक अधिकार जो है वह प्राप्त होंगे। सो भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होगा, भारतीय राज्य का पूर्ण सदस्य होगा। और आपको इस नाते कुछ राजनीतिक जो अधिकार है वह भी मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी आपको इस नाते प्राप्त हो जाते हैं। तो नागरिकता क्या है, नागरिकता मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच का जो संबंध है उसको दिखाया जाता है। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। ठीक है, नागरिक और विदेशी।
नागरिक जो है वह भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इसके प्रति निष्ठावान होते हैं। नागरिक सिटीजन की बात करें, और याद रखना कि यहां पर तो हमने देख लिया कि दो तरह के लोग हो गए, एक तो नागरिक हो गए, दूसरे जो है वह विदेशी हो गए। ठीक है, एक तो नागरिक हो गए और दूसरा जो है वह विदेशी हो गए। अब विदेशी को भी जो है वह हम डिवाइड कर लेते हैं दो तरह से। एक तो होता है जो शत्रु विदेशी होगा, एक तो है जो शत्रु विदेशी होगा जिसके साथ युद्ध चल रहा हो। शत्रु विदेशी कौन होगा? जिसके साथ जो है वह युद्ध चल रहा हो, है ना। और दूसरा जो है वह मित्र विदेशी होगा। शत्रु विदेशी होगा और मित्र विदेशी होगा। ठीक है, तो यहां पर भारत में हम देखेंगे कि दो तरह के जो लोग हैं, नागरिक और विदेशी, वह पाए जाते हैं। और इसमें नागरिक, और जब हम विदेश की बात करेंगे तो यहां पर देखो शत्रु विदेशी होगा और मित्र विदेशी होगा। इसके अलावा हम देखेंगे आर्टिकल 22, आपको याद होगा, गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी, है ना। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की जो बात की जाती है वह शत्रु देश के लोगों को नहीं होता। तो यहाँ पर यूपीएससी प्रश्न भी पूछता है कि अगर हम आर्टिकल 2 की बात करें, 22 की बात करें, तो ये किसे नहीं होगा। तो यहां पर मैंने स्टार इसलिए लगा दिया, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है ना। आर्टिकल 22 की अगर हम बात करेंगे, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण ये प्राप्त नहीं होगा। जो शत्रु देश का, जो शत्रु विदेशी होगा, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, गिरफ्तारी के विरुद्ध जो संरक्षण है वह इसे प्राप्त नहीं होगा, जो शत्रु विदेशी कहलाएगा। पर क्या मित्र विदेशी को होगा? पर क्या मित्र विदेशी को होगा, बताओ जरा। तो देखो बेसिकली बच्चों, जब हम देखेंगे कि हमने कुछ ऐसे, जैसे मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, तो हमने मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। पर 12 से 35 तक की जो वो श्रृंखला है, 12 से 35 तक के जो वो आर्टिकल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल भारत के ही नागरिकों के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, ऐसे फंडामेंटल राइट्स। यूपीएससी यहां से भी प्रश्न पूछ चुका है कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो कि सभी को प्राप्त है, और ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, है ना। लिख लो इसको। ये वो आर्टिकल है 5 जो केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, बाकियों को प्राप्त नहीं होंगे। जबकि हम जीवन की सुरक्षा की बात करेंगे तो ये सभी को प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और बात सुनो कि हमारे यहाँ जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है, नागरिकता सिटीजनशिप की बात हो गई। एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूं कि जब हम संविधान की बात करेंगे तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के जो प्रावधान है वे किए गए हैं, और इसमें आर्टिकल जो है वह 5 से 11 है। आर्टिकल जो है वह कौन सा है? 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो विवरण है वह इस संबंध में कुछ दिया गया है, उसको हम समझेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले देखा कि जो भारतीय नागरिकता है, या फिर जो नागरिक शब्द है, नागरिक शब्द बताता है कि किसी भी जो पॉलिटिकल एंटिटी है, कोई भी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, उसकी पूर्ण व समान सदस्यता की यहाँ पर बात हो रही है, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात हो रही है। और सिटीजन मतलब यहाँ पर दिखाएगा कि नागरिकता मतलब क्या है, कि व्यक्ति और राज्य के बीच का जो संबंध है वह दिखाता है कि अगर आपको राइट टू वोट है, अगर आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है ना, ये सारे राइट्स आपके पास तभी हैं जब आप भारत के नागरिक हैं। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग हमने देखा कि नागरिक और विदेशी होते हैं। और यहाँ पर भी नागरिक तो वह है जिन्हें पूर्ण व समान सदस्यता प्राप्त है, उन्हें सारे राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि विदेशी जो है उनको अधिकारों कुछ कम प्राप्त होंगे, जिसमें कि हम इसे दो भागों में बांटेंगे, शत्रु और मित्र। जो शत्रु देश का होगा, जो कि जिससे कि युद्ध चल रहा होगा, और गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त इसको नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल। और साथ ही हमने देखा कि भारतीय राज्य का पूर्ण व समान सदस्य होगा जो भी भारतीय नागरिक होगा। अब देखो इससे संबंधित कुछ और प्रावधान है, जैसे आपको पढ़ना क्या क्या है, प्रश्न कहां से आते हैं? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये क्या है? अब देखो जैसे कि 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था। उस संशोधन अधिनियम के द्वारा
क्या क्या चेंजेस किए गए थे, किन देशों को उसमें ऐसी जो कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ लिबर्टीज बेसिकली दी गई थी, है ना, कि कैसे वहां के जो प्रवासी, अवैध प्रवासी थे बेसिकली, उनको नागरिकता मिल सकती थी। तो कहा जाता है कि नागरिकता का महत्व अगर आपको जानना है तो आप कुछ समय के लिए ये सोचे कि आप किसी भी जगह के नागरिक नहीं हैं, और अगर आप नहीं हैं तो ऐसे लोगों को ना तो कोई अधिकार प्राप्त होते हैं और ना ही उन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त होती है, ना ही वह संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, और ना ही अपने बच्चों के स्कूल में नाम लिखा सकते हैं, ना ही कहीं पर वे मजदूरी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे वैध ढंग से मजदूरी, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको समझ में आते हैं कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तब आपको काफी सारे जो बेनिफिट्स हैं वह मिल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार जो है वह मिल जाते हैं, और एक नागरिक होने के नाते हम ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य जो है वह हमारी सुरक्षा करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें हो गई। अच्छा, एक बात और सुनो कि जैसे इसमें हम जब अमेरिका के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है, जरा इसको देखो, ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब विभेद जो है वह नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, जो भी लोक नियोजन हो रहा है उसमें जो अवसर मिल रहे हैं ना वो सभी को इक्वली मिलना चाहिए, तो इससे अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है कि 6 मौलिक अधिकारों की इसमें मतलब 6 स्वतंत्रताएं जो है वह बात की गई है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा सम्मेलन, है ना। तो ये आर्टिकल 19, तो 19 में जो भी उल्लेखित स्वतंत्रताएं हैं उनका प्रयोग केवल भारतीय नागरिक कर सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई और बाकी देश से आके ये कह रहा है कि नहीं हमें तो स्वतंत्रता है, हम यहाँ कुछ भी बोलेंगे, नहीं बोल सकता, है ना। सो आर्टिकल 29, 30 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। तो ये संस्कृति का संरक्षण ऐसा नहीं है कि अब कोई ब्रिटेन से आ जाए, कोई यूरोप से आ जाए, कोई जर्मनी से आ जाए, फ्रांस से आ जाए, बांग्लादेश से आ जाए, वो आके यहाँ पे अपना जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृति उसका संरक्षण करेगा। ये अधिकार दिए गए जो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग है। आर्टिकल 29 और 30 ध्यान रखना कि यहां पे जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और सांस्कृतिक संरक्षण कर सकते हैं, तो ये केवल नागरिकों के लिए ही हो सकता है। खुद सोचिए, अमेरिका का कोई व्यक्ति कहे नहीं हम यहां पर आके करेंगे, तब वो पॉसिबल नहीं है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, लोक सेवा और विधानसभा में मतदान का अधिकार, है ना। अगर आप सोचे कि राइट टू वोट जो है वह मिल जाए आपको, तो वह कहां पर मिलेगा? स्पेशली हम लोकसभा, विधानसभा की बात करेंगे तो ये जो अधिकार है वह केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा देखो एक अंतर मैं आपको बताती हूं। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति को चुना जा सकता है। तो एक हम भारत की बात कर लें, दूसरा हम अमेरिका से तुलना कर लें। आपको पता है अमेरिका में केवल वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है जिसका वहां जन्म हुआ हो, मतलब इसके लिए योग्यता है कि जन्म से नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो उसे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो यहां पर जन्म से वाली बाध्यता है, तभी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जाता है अमेरिका। लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताओं की बात लिखी गई है उसमें लिखा है भारत का नागरिक हो, जन्म से शब्द नहीं लिखा है। यूपीएससी ने इसी बात को पूछा था, ठीक है, यूपीएससी ने बच्चों इसी बात को पूछा था कि क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से नागरिक होना आवश्यक है, तो जन्म से शब्द गलत था, तो भारत का नागरिक हो इतना पर्याप्त है, ठीक है। भारत का नागरिक हो, जन्म या प्राकृतिकरण के द्वारा भारत का नागरिक हो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब जो ऐसा व्यक्ति भारत में प्रेसिडेंट हो सकता है जो कि भारत में जिसका जन्म ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये एक अंतर है ना। इस तरह के जो अंतर है वहां से प्रश्न आते हैं। अब देखो हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न आपको दिखाती हूँ। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था केवल एक नागरिकता और एक निवास का प्रावधान है। नागरिकता के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए, और यहाँ पे प्रश्न पूछा था कि केवल एक नागरिकता का और एक निवास स्थान का ही जो प्रावधान है वह भारत में है। एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया बन सकता है। एक बार नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी को किसी भी परिस्थितियों में इनसे वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो तीन बातें आपसे पूछ ली
केवल एक नागरिकता और एक निवास का स्थान है। याद रखना कि भारत में जो है वह सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात की गई है। बहुत सी चीजों में हमने डुअल या बाई कैमरल सिस्टम को अपनाया, बट इसके संबंध में हमने सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान इसलिए रखा ताकि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो जो नागरिक भारत में है, भारत की, इंडिया की टेरिटोरी में है, वह भारत का नागरिक होगा और उसको उतने ही अधिकार प्राप्त होंगे जितने कि किसी अन्य नागरिक को प्राप्त होंगे। तो हमने यहां पर क्या किया, एक एकल नागरिकता की बात की, हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वह रखा। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड देखो, एक नागरिक जन्म से ही राज्य का मुखिया बन सकता है? नो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है? एक नागरिक जन्म से, मतलब भारत का वह नागरिक हो तब राज्य का मुखिया यानी प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके लिए जन्म से शब्द जो है वह गलत लिखा हुआ है। एक बार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद विदेशी को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जाएगा, ये गलत है। ऐसा चाहे देशी हो या विदेशी हो, चाहे नागरिक हो इस देश का या फिर विदेशी व्यक्ति हो जिसने किसी अन्य प्रकार से भारतीय नागरिकता जो है उसका अर्जन कर लिया हो। लेकिन हम देखेंगे बच्चों कि यहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए संविधान का अपमान किया है तब उसकी नागरिकता चली जाएगी। अगर धोखाधड़ी से या फर्जीवाड़े से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी, है ना। तो कई तरीके से, या फिर शत्रु देश के साथ किसी तरह का व्यापार किया है, उस दौरान जब युद्ध चल रहा है, शत्रु देश वह घोषित है, तब आपकी नागरिकता चली जाए। मतलब कई ऐसे प्रोविजन जो है वह नागरिकता में रखे गए हैं जिससे आपकी नागरिकता जा सकती है। तो ऐसा है कि भाई नागरिकता आपने ले ली और कभी नहीं जा सकती, वो तो गलत हो गया। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल एक सही है कि हमने क्या किया है, केवल एक नागरिकता या निवास स्थान का जो प्रावधान है वह किया गया है। अब इसी एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप की हम बात करेंगे कि आप इंडिया की टेरिटोरी में कहीं भी हो, ठीक है, आप पूर्ण व समान सदस्य हैं, आपको उतना ही राइट होगा जितना कि किसी और को है। तो चाहे हम साउथ की बात करें, ठीक है, चाहे हम कश्मीर की बात करें, कन्याकुमारी की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, या फिर हम पश्चिमी की बात करें, तो यहां पर बच्चों जो भी सिटीजन है इस पूरी इंडिया की टेरिटोरी में, उसको कैसा है, एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता कैसी है? इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता। अगर आप भारत के बाहर जाते हैं तब आप किस स्टेट से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, गांव मोहल्ला गली तो छोड़ ही दो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, है ना, या फिर आपकी जाति क्या है, चलो धर्म क्या है, जाति फिर भूल जाओ, धर्म क्या है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप इस देश के बाहर जा रहे हैं तब आपकी एक ही पहचान होगी और वह पहचान होगी आपकी इंडियन, भारतीय, ठीक है। तो देखो बच्चों, इंडिया से है ना, तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आगे हम देखेंगे कि सिंगल सिटीजनशिप की वैसे तो हमने अपने संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया। संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल, है ना, और फेडरल या संघीय व्यवस्था मतलब एक से अधिक स्तरों पर सरकारों का होना। पर एक से अधिक स्तर पर सरकारें तो हैं, पर हमने सरकारों को ये परमिशन नहीं दी कि वह अपनी सदस्यता जो है वह दे दे रहा। जैसे कि हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं मेरा जो निवास या फिर जन्म स्थान या सारी चीजें जो शिक्षा दीक्षा सब एमपी में हुई, तो ये कह दे कि नहीं मेरे पास एमपी की भी नागरिकता और मेरे पास भारत की भी नागरिकता, ऐसा नहीं है। आपकी निष्ठाएं दोहरी हो सकती हैं कि मैं राजस्थानी हूं, या फिर मैं बंगाल से हूं, या मैं कश्मीर से हूं, है ना, या मैं साउथ में किसी जगह से हूं, लेकिन उसके अलावा या फिर आपकी जो मेन या मूल पहचान है वह क्या होगी, भारतीय होगी, है ना। तो आपकी निष्ठाएं जो हैं वह दोहरी हो सकती हैं, पर आपकी नागरिकता दोहरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने केंद्र और राज्य दो स्तरों पर जो है एक तरह से संघीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन हमने जब नागरिकता के कॉन्सेप्ट को अपनाया तब हमने इसे सिंगल सिटीजनशिप अपनाया, एकल नागरिकता की बात की, है ना। और भारतीय नागरिकता, यहाँ राज्य में कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि हम बात करें कि अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर डुअल सिटीजनशिप की बात की गई कि आपके पास एक स्टेट की भी नागरिकता होगी और आपके पास एक पूरा ऑल ओवर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसकी भी नागरिकता होगी। तो हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में केवल एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप है, बस। बाकी हम देखेंगे कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके वो वहां का भी व्यक्ति है, उसके पास सिटीजनशिप वहां की भी होगी। दोहरी सरकार
है, कुछ अधिकार उसके न्यूयॉर्क वासी होने के नाते होंगे और कुछ अधिकार अमेरिका वासी होने के नाते होंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक डुअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह इंडिया में नहीं है, है ना। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन अमेरिका और इन सब की बात करेंगे तो यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक जो है यहाँ पर राज्य का होगा, स्टेट का होगा, और दूसरी जो अधिकारिता है या दूसरी जो नागरिकता है वह अमेरिका की होगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेट की होगी, दूसरी अमेरिका की होगी। तो अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति ना केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक हो जाता है जिसमें वह रह रहा है, और इस तरह से उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी और राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार भी होंगे। तो याद रखना कि हमारे यहाँ पूर्ण और समान सदस्यता है और सभी को समान अधिकार की बात की गई, बट डुअल सिटीजनशिप की बात करेंगे तो इसमें क्या है, दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पर जो अधिकार है वह भी कैसे है, दोहरे अधिकार है, ठीक है। राज्य के हैं और देश के हैं, राज्य के भी है और देश के भी है। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या जो है वह पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव कर सकता है। ये भेदभाव मताधिकार को लेके, सार्वजनिक व्यवसाय को लेके हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और इंडिया में ऐसी परेशानियां ना हो, किसी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए भारतीय नागरिकता में क्या किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किया गया है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वह किया गया है, ठीक है। इसलिए यूपीएससी ने क्या पूछा था, केवल एक नागरिकता और एक निवास स्थान का प्रावधान भारतीय नागरिकता में है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। चलो आप कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। देखो, भारत में जो ये सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, इस व्यवस्था को अपनाया और भारतीय नागरिकों को चाहे उनका जन्म कहीं भी हो, पूरे देश में क्या है, समान नागरिक अधिकार है, ठीक है। समान नागरिक अधिकार है, किसी तरह का जो कोई भेदभाव है वह नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। वैसे तो कुछ भेदभाव नहीं हो सकता, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद, कहीं कहीं इसका जो एक्सेप्शन है वह भी देखा जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य ने, एमपी, गुजरात या फिर बिहार ये कह दिया कि चलो हमारे यहाँ की जो नौकरियां हैं वह इतने प्रतिशत केवल हमारे यहाँ के जो निवासी हैं या राज्य के जो निवासी हैं उनके लिए होंगी। इस तरह से आपने सुना होगा कि क्या किया कि किसी मतलब निवास स्थान के आधार पर राज्य ने कुछ विशेष प्रबंध कर दिए, कुछ विशेष संरक्षण जो है वह कर दिया कि इस राज्य विशेष के निवासी जो है वह 33% या 50% जो है वह इस सर्विस में आएंगे। अब राज्य ऐसा कर देता है तो क्या ये भेदभाव नहीं है? इसी तरह के प्रश्न उठते हैं, और मेंस में जब यूपीएससी प्रश्न पूछता है तो वह यही से पूछ लेता है बच्चों। तो इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हम आर्टिकल 16 की बात करें। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है, मतलब जैसे सरकारी सेवाओं के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो संसद ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिल जाए, और यह सुविधा उस राज्य केंद्र के तहत स्थानीय प्रशासन के तहत हो सकती है। तो कोई राज्य, कोई केंद्र, कोई स्थानीय प्रशासन जो है वह इस तरह की व्यवस्था कर सकता है कि अगर वह चाहे तो निवास स्थान के आधार पर या उस जगह के आधार पर किसी को विशेष संरक्षण, विशेष सुविधा दे सकता है। अब आर्टिकल 15 की बात करें तो किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये क्या बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की। तो आर्टिकल 15 की यहाँ पर बात की जाए, देखो 16 तो डेफिनेटली इसका अपवाद है। 16 में क्या अपवाद है कि अगर कोई राज्य चाहे तो इस तरीके से कर सकता है कि कुछ नौकरियों या नियुक्तियों के लिए राज्य विशेष में रहने वाले जो लोग हैं उनको अलग से सुविधा दे दे। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल 15 कहता है, इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है, विशेष सुविधा दे सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता पर विशेष सुविधा दे सकता है। अरे ऐसा कहाँ लिखा कि विशेष सुविधा दे सकता है, विशेष सुविधा नहीं दे सकता, ये तो लिखा ही नहीं है। यही एक कारण है कि जब इसकी व्याख्या इस हिसाब से कर ली जाती है तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, जैसी चाहे वैसी व्याख्या कर लो। अगर कोई बात नहीं लिखी है तो उसको इसी तरीके से हम प्रूव कर देते हैं कि इसका अभिप्राय तो ये हुआ। ये तो नहीं लिखा है कि हम निवास स्थान के आधार पर विशेष सुविधा नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर किसी विशेष सुविधा दे सकते हैं जो कि संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो।
उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए कुछ शैक्षणिक जो शुल्क है उसमें छूट दे सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लो कोई एमपी का है, वो फॉर्म भरे, है ना, हो सकता है उसका फॉर्म जो है वह 500 रुपए का भरा जाए, और कोई फिर बिहार या यूपी का स्टूडेंट जो है वह फॉर्म भर रहा है, उसके लिए हो सकता है 1000 रुपए लग जाए, 800 रुपए लग जाए। तो आप इस शुल्क में जो है बच्चों में बड़ा अंतर देखते हैं। और ये अंतर जो है वह क्यों हो जाता है? क्योंकि राज्य अगर चाहे तो वह क्या कर सकता है, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, या फिर राज्य के निवासी हैं इस आधार पर उन्हें कुछ विशेष सुविधा देता है। हालांकि मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता कि वहां अगर चले गए या उस राज्य में चले गए तो आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी, आपकी समानता छिन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 19 में भी कुछ इसका अपवाद है। आर्टिकल 19 में हमें बेसिकली इंडिया की टेरिटोरी में घूमने की, आवागमन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसे एरिया जहां पे जनजातीय एरिया है वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे एरिया है जहां पर आप परमिट के साथ ही जा सकते हैं। उसके पीछे रीजन है कि वहां के जो लोग हैं उनका जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है, वो सारी चीजें कैसे रहे, एक बची रहे, तो यहाँ पर उनके संरक्षण के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके जो है कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप की हम बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य स्तर पर, लेकिन केंद्र और राज्य स्तरों पर नागरिकता की व्यवस्था अलग अलग नहीं है। ये केवल सिंगल सिटीजनशिप है, और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हर नागरिक को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। ऐसा ना हो जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में डुअल सिटीजनशिप है। हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में एक है ना, एक जैसे कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप, ऐसे ही व्यवस्था की गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों की बेसिकली कोई व्यक्ति अगर अमेरिका का भी नागरिक है और जहां रह रहा वहां का भी नागरिक है, तो इस आधार पर उसे क्या होगा, दोनों जगह के अलग अलग अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हमें इंडिया से करना हो, क्या भारत के संदर्भ में ऐसा है कि आप इस स्टेट के हो इसलिए आपको एक अधिकार जो है वह ज्यादा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था? नहीं, जो भारतीय संविधान ने अधिकार दिए वो सभी को सेम होंगे, है ना, उसमें किसी के पास कम ज्यादा जो अधिकार है वह नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिंगल सिटीजनशिप की बात की, केवल नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की बात की, यूपीएससी में एक पीवाईक्यू की बात की, और हमने जाना कि जो नागरिकता है, नागरिक जो है वह क्या है, और एक नागरिक का जो संबंध है वह किस तरीके से कम्युनिटी से होगा। ठीक है, अब हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे, है ना, कुछ संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे। संविधान का भाग 2 जो कि पहले बता चुकी हूं, संविधान के भाग 2 में और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की जो चर्चा है वह की गई है। और याद रखना कि ये जो है वह केवल संविधान में केवल उस चीज का वर्णन है, वो वाला प्रावधान बस किया गया है कि इस पर्टिकुलर तिथि को, एक तिथि हमने चूज कर ली, और वो डेट कौन सी थी जानते हो? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जन 1950। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ हमने उस तिथि को मेंशन कर लिया कि भाई इस डेट को कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। उन 4-5 बातों का वर्णन किया गया है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, नागरिकता कैसे किसी की समाप्त हो सकती है, इन चीजों का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखो फिर से पढ़ो इसको कि क्या हम ये कहें कि संविधान में विस्तृत उपबंध दिए गए हैं? नहीं दिए गए, है ना, बहुत शॉर्ट में केवल एक पहचान की गई है, एक पर्टिकुलर डेट जो कि 26 जन 1950 है, जिस दिन हमारे देश का जो संविधान है वह लागू हुआ था, देश का जो स्टेटस है वह रिपब्लिक हुआ था, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि विस्तृत उपबंध नहीं दिए गए हैं, केवल लागू होने की तिथि के समय लोगों की पहचान की गई है कि कौन जो है वह भारत का नागरिक होगा। अब अगली बात आती है कि आखिर नागरिकता के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार वह किसको है? तो याद रखना, नागरिकता जो है वह यूनियन लिस्ट, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, और इस पे नियम बनाने का जो अधिकार है वह किसका होगा? संसद के पास है, केंद्र के पास है। ठीक है, तो नागरिकता से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसके लिए आवश्यक कानून बनाए, जो भी प्रावधान करना हो वह कौन करेगा? संसद करेगा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो संविधान में भाग 2 में इसका वर्णन है, लेकिन जो वर्णन है वह केवल नागरिकता की बात की गई है कि एक पर्टिकुलर डेट पर कौन व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा, पर यह उसमें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी और नागरिकता का खत्म जो होना है वह कैसे होगा। आओ आर्टिकल पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता। ठीक है, संविधान लागू हुआ, भारत में थे, भारत के नागरिक हो गए। पाकिस्तान से आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आए उनको नागरिकता दी गई। तो पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए 6 में
7 में हम देखेंगे कि पहले पाकिस्तान गए और फिर बाद में भारत में आ गए, उनके लिए नागरिकता। तो एक तो सीधा जो पाकिस्तान से भारत आ गए, और दूसरा पहले जो पाकिस्तान चले गए थे फिर पाकिस्तान से आ गए। ये आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 कहता है कि मूल निवासियों की, भारत के जो मूल निवासी है ना, उनकी क्या नागरिकता है। और आर्टिकल 9 कहता है नागरिकता की समाप्ति, है ना। याद रखना बच्चों कि नागरिकता की समाप्ति की बात आर्टिकल 9 कहता है। या अगर मैं आपसे ये कहूं कि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती, क्यों? दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं हो सकता क्योंकि आर्टिकल 9 में ये प्रावधान किसमें किया गया? डायरेक्ट नहीं लिखा बट इनडायरेक्ट कहा गया है। आर्टिकल 9 में ये चीज मेंशन है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता जो है वह स्वैच्छिक रूप से स्वीकृत भी अगर आपने कर लिया कि अब जो है वह मैं यहाँ के नागरिक हो जाऊंगी, है ना, तब आपकी भारतीय नागरिकता उसको स्वीकृत करते ही चली गई, स्वतः समाप्त हो गई। तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। अच्छा, एक और प्रश्न कि क्या अगर ऐसा हो जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता जो है वह ले लेता है, तब क्या कोई ऐसा प्रावधान है? क्या संसद जो है कोई लेटर भेज रहा है? क्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो आपका विदेशी मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, वह कोई लेटर भेज रहा है? या फिर व्यक्ति जो है वह कुछ उसको करना पड़ेगा क्या नागरिकता को छोड़ने के लिए? नहीं, कुछ नहीं करना है। आपने किसी और देश की नागरिकता ली, भारतीय नागरिकता गायब हो गई, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और ये जो स्वतः शब्द है ना कि अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, ये बताता है कि भारतीय नागरिकता का जो प्रावधान है, भारतीय नागरिकता की जो प्रकृति है वह सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, ना कि डुअल सिटीजनशिप। ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता की निरंतरता। जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून ना बनाए तब तक आप नागरिक बने रहेंगे। और आर्टिकल 11 कहता है, अनुच्छेद 11 जो है बच्चों, ये बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों को विनियमन करने की संसद की शक्ति। तो यहां पर संसद के पास यह पावर है, संसद के पास यह पावर है कि वे नागरिकता को लेकर जो भी अधिकार बनाना चाहे, नागरिकता के संबंध में जो अधिकार बनाना चाहे, वो सारी चीजें संसद करेगा। तो संसद के पास यह शक्ति है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जो भी मामले जुड़े हुए हैं उससे संबंधित कानून बना सके। ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊं कोई? प्रश्न देखो, मान लीजिए प्रश्न जो है वह कुछ इस तरीके से आ गया। एक बार प्रश्न को पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ा मैं समय देती हूं आपको 5-10 सेकंड का। संविधान के भाग 2 में 2 लिख देती हूं यहां पे, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक नागरिकता के बारे में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो इनके अधिग्रहण और ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा है। इसमें दैट मीन्स किसमें? संविधान के संबंध में बात हो रही है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वह संबंधित है पहले वाले से। तो देखो, हमें जनरली पढ़ के ना ये गलत लग सकता है कि नहीं, संविधान में तो बात की गई है, भाग 2 है, आर्टिकल 5 to 11 जो है इसकी बात की गई है। तब ये तो गलत सा लग रहा है पढ़ने में कि संसद के पास जो संविधान है, संविधान में इसके अधिग्रहण और नागरिकता की समाप्ति की कोई बात लिखी नहीं गई। तो ये आपको बच्चों पढ़ने में गलत लग सकता है, बट वास्तव में ये सही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि नागरिकता के प्रावधान तो ठीक है, संविधान में कहीं भी नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। नागरिक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया, नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो जिसकी परिभाषा ना हो, जैसे कि हम अस्पृश्यता की भी बात करें, तो अस्पृश्यता के संबंध में प्रावधान तो किए गए हैं, बट अस्पृश्यता क्या है इसको भी संविधान के द्वारा क्या नहीं किया गया है? डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। जैसे कि इसके अलावा आप एक और शब्द को जानते हैं जो कि काफी पूछा जाता है, बजट शब्द। तो बजट शब्द की बात क्या संविधान में की गई है? तो नहीं की गई है। बजट शब्द का जो उल्लेख है वह संविधान में नहीं है, जबकि वार्षिक, आप देखते हैं वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आर्टिकल 112 में की गई। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका की संविधान में जो डेफिनेशन है वह नहीं दी गई है। ठीक है, जरूरी है। तो संविधान का भाग 2 कहता है, आर्टिकल 5 से 11, कोई स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों
केवल और केवल हम देखेंगे कि सिर्फ उन लोगों की बस पहचान की गई है, केवल उन लोगों की बस इसमें पहचान की गई है जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बने। इसके अलावा ना तो अधिग्रहण और ना ही नागरिकता समाप्त कैसे होगी, कोई प्रावधान ही नहीं है। यह संसद को इस बात का अधिकार देगा कि नागरिकों से संबंधित मामलों की व्यवस्था से संबंधित जो है वह कानून बनाए। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बेसिकली इसमें एक और ऑप्शन दिया जाना चाहिए, है ना, और ये ऑप्शन क्या है, सभी सही है। सभी सही है। क्लियर। एक और प्रश्न देखो। अच्छा, ये तो आपका हो गया, इसको हटा देती हूं, ठीक है। चलो, अब नई बात हो गई कि अगर जो प्रावधान है वह संविधान में नहीं है तो कहां पर है। अलग से इसके लिए एक अधिनियम बना था, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 है ना, उसमें जो बाकी प्रावधान है वह दिए गए हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बेसिकली जो संविधान निर्माण की हम बात करेंगे, तो संविधान निर्माण के बाद, है ना, 26 जनवरी 1950 की हम बात करेंगे, इसके बाद किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक समझा गया उसकी बात की गई है। तो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त यह है कि अगर वह उसका जन्म जो है वह भारत में हुआ हो, पहली शर्त, तो वह भारत का मूल निवासी होगा, भारत में ही रहने वाला होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, पहली श्रेणी, मतलब पहली श्रेणी का पहला भाग, तीन इसमें शर्तें दी गई है। तो पहली शर्त यह है कि अगर उसका जन्म जो है वह भारत में हुआ हो, ठीक है, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, ऐसा कहता है आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 तो ये कहता है कि भाई 26 जनवरी जो है 1950, इस दिन कौन भारत का नागरिक होगा। तो जो भारत का नागरिक होगा उसकी बात यहाँ पर की गई है कि 3 शर्तें हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता भारत के हो, या फिर वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व, मतलब लगभग 1945 के आसपास से जो है वह भारत में रह रहा हो। ये पहली बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें कही जाती है, देखो इसमें कुछ डेट दी गई हैं, इसमें कुछ तिथियां दी गई हैं कि इतनी तिथि से इतनी तिथि तक, इस वर्ष से इस वर्ष तक अगर वह भारत में रह रहा है, या फिर इसके बाद अगर वह क्या प्रावधान किया गया। तो इसमें कुछ डेट जो है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि सेकंड हम देखेंगे, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में अगर पैदा हुए हो, ठीक है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है पर उसके माता पिता दादा दादी जो है वह अविभाजित भारत, मतलब इंडिया 14-15 अगस्त 1947 की बात करेंगे, तो पहले विभाजन हुआ, बाद में स्वतंत्रता मिली, तो वो अविभाजित भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 14-15 अगस्त 1947 के पहले का जो भारत था उस अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, निम्न में से 2 में से कोई एक शर्त पूरा करे तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। पहले वाले में 3 शर्तें थी कि जन्म हुआ हो, माता पिता हो, या 5 वर्ष से रह रहा हो। यहाँ पर बात की गई है कि 9 जुलाई 1948 से पहले वह स्थानांतरित हुआ हो, या अपनी प्रवासन तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और अगर वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में वह रह रहा है तो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है। ऐसे व्यक्ति के लिए पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक के लिए भारत के लिए जो निवास है वह जरूरी है। तो कुछ इसमें डेट की बात की गई है, ठीक है, कि कौन सी डेट जो है वह आपको याद रखना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी 19 जुलाई होगा, है ना, 19 जुलाई 1948 के पूर्व अगर वह हुआ है और स्थानांतरित हुआ है, लेकिन यहाँ पर लगभग वह ऐसा व्यक्ति पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में जो है वह रह रहा हो, भारत में निवास उसका हो, ये आवश्यक है। तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है उसकी बात यहाँ पर की गई कि वो भारत का नागरिक इस वक्त होगा। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, फिर क्या हुआ, भारत में लौट आया और वो भारत का नागरिक बन गया। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। तो उसने पंजीकरण जो है वह कर दिया, पंजीकरण प्रार्थना पत्र मतलब एक आवेदन कर दिया भारतीय नागरिकता के लिए, तो इसके लिए उसे 6 माह तक रहना होगा। और लास्ट है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों
वह भारत के बाहर रह रहे हो फिर भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाता है अगर वह नागरिक के रूप में पंजीकरण जो प्रतिनिधि है उसके रूप में आवेदन कर रहा है। तो यहां पर बेसिकली ये व्यवस्थाएं इन नागरिकों की चर्चा करती हैं कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है वह नागरिक है, जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ है वह निवासी है, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में भारत लौट आया वह निवासी है, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो वह निवासी है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ कुछ जो शर्तें हैं वह फिट कर दी गई हैं। तो ये बेसिकली ये 4 पॉइंट जो है वह किसमें लिखे हुए, आर्टिकल 5 में जो बात है इसकी वह की गई है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है, आर्टिकल 5 कहता है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है इसके बारे में जो बात है वह करता है ना। तो बाकी आर्टिकल 5, 6, 7 बाकी आगे की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा याद कर लेना आप। अब हम चलते हैं बच्चों कि संविधान में तो बेसिकली प्रावधान ठीक तरीके से किए नहीं, सारे प्रावधान नहीं किए, केवल इसमें बता दिया कि भाई निवासी जो है वह भारत का कौन कौन है, भारत का नागरिक जो है वह कौन कौन होगा। तब इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक अलग से अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम में की अगर हम बात करें, इसमें कई बार संशोधन हुए, पर ये जो अधिनियम है जो 1955 में बना था वह इतना विस्तृत और इतना ज्यादा सही अधिनियम बना कि उसको हमने किसी से रिप्लेस नहीं किया। सामान्यतः क्या होता है कि अगर जैसे 2019 का आ गया तो उसे संविधान संशोधन ही कहा, उसे अधिनियम हमने उसे संविधान संशोधन अधिनियम कहा, ना कि हमने ये कह दिया कि अब नया नागरिकता अधिनियम आ गया। तो नागरिकता अधिनियम तो 1955 ही है जिसके अनुसार भारतीय नागरिक जो है वह नागरिकता प्राप्त करेगा या उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके कुछ आधार जो है वे दिए गए हैं। तो नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है, दो बातों की चर्चा करेगा कि नागरिकता आपको मिल कैसे सकती है, नागरिकता का अर्जन या नागरिकता की प्राप्ति। नागरिकता का अर्जन कैसे हो सकता है, नागरिकता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है, और दूसरे में बताया गया है कि नागरिकता जो है वह समाप्त कैसे हो सकती है। तो पहली बात इसमें की गई है कि नागरिकता आप जन्म से ले सकते हैं, जन्म से नागरिक, वंश के आधार पर नागरिक, पंजीकरण के द्वारा नागरिक, प्राकृतिक रूप से नागरिक, और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। क्षेत्र समाविष्टि जैसे कि मान लीजिए पांडिचेरी का अधिग्रहण कर लिया भारत सरकार के द्वारा और इसके बाद फिर जो वहां के नागरिक थे वे भारतीय नागरिक कहलाए। तो कोई क्षेत्र अगर समाविष्ट हो गया है तब वहां का जो नागरिक है उसे भारतीय नागरिक कहेंगे, वहां का जो व्यक्ति है। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि से, ये 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाती है। अब 3 ऐसे आधार जब आपकी नागरिकता जो है वह चली जाती है। एक तो नागरिकता का आप त्याग कर दें, ये त्याग स्वैच्छिक रूप से था, है ना। और ये त्याग कैसे था कि अगर आपने, आर्टिकल 9 क्या कहता है, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो जैसे ही आपने उस देश की नागरिकता को ग्रहण किया आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो नागरिकता का अगर कोई व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से त्याग कर दे, अगर उसकी बर्खास्तगी सरकार कर दे, जैसे कि मान लो धोखाधड़ी से हुआ था, या जो व्यक्ति है वह, ठीक है, वह देखेंगे कि किसी बहुत आपराधी किस्म का है या फिर उसने कोई देशद्रोह टाइप का कोई काम किया है। ठीक है, तो कई तरीके ऐसे हो सकते हैं, या संविधान का वह अपमान कर दे तब बर्खास्तगी जो है वह हो सकती है। ठीक है, वंचित करने पर तो सरकार जो है वह वंचित भी कर देगी। तो बर्खास्तगी, नागरिकता, एक तो देखो यहाँ पर क्या कि स्वैच्छिक रूप से व्यक्ति ने त्याग दिया, दूसरे में बर्खास्तगी जो है वह कर दिया ना, सरकार ने भगा दिया। फिर कुछ और आधार हैं जिसके आधार पर वंचित किया जा सकता है। तो ये 3 बातें हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि नागरिकता के अर्जन के 5 प्रकार है, नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 प्रावधान जो है वह नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए हैं। क्लियर है इतना। अब देखो, तो नागरिकता का अर्जन जन्म से और वंश से, 2 पॉइंट पढ़ते हैं, है ना। जन्म से मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 के पूर्व, ठीक है, 1 जुलाई 1947 के पूर्व वह जो व्यक्ति है वह भारत में जन्मा हो, अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के कारण वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 के पहले वह व्यक्ति जो है अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद, अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद क्या होगा, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्म व्यक्ति
केवल तभी भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक जो है वह भारत का नागरिक होगा। तो देखो यहां पर कहा जा रहा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1947 के पूर्व, ठीक है, वह भारत में जन्मा हो और माता पिता की शर्त हो गई। दूसरी बात में यह कहा जा रहा है बच्चों कि यह जो व्यक्ति है, ठीक है, 1 जुलाई को और उसके बाद अगर ये जन्म लेता है, 1 जुलाई 1947 के बाद अगर जन्म लेगा तो वो केवल तभी नागरिक होगा जब उसके जन्म से समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। तो यहाँ पर ये 1 जुलाई जो डेट है, 1 जुलाई 1947 जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 जुलाई 1947 जो है ये आपको याद रखना है। आगे हम चलेंगे वंश के आधार पर। कहते हैं ना हमारे वंश के लोग हैं काइंड ऑफ। तो कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ हो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन दिसंबर 1992 के पूर्व, ठीक है। तो या तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, मतलब व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है, कहां पे 26 जनवरी डेट दी है ना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 के पूर्व, 1992 के 10 दिसंबर 1992 के पहले हुआ हो, तो वह वंश के आधार पर नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके पीछे शर्त है कि अगर उसके जन्म के समय उसका जो पिता है वह भारत का नागरिक हो। जन्म के समय अगर जो पिता भारत का नागरिक है, तब ऐसा व्यक्ति जिसका ये डेट ऑफ बर्थ हो इसके आसपास, वो वंश के आधार पर नागरिकता लेता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो 10 दिसंबर 1992 से बाद, यहां पे पूर्व शब्द लिखा हुआ है, अब मैं एक और डेट बताती हूं, 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर जन्मा हो तब भी वह नागरिकता ले सकता है। पर इस पर शर्त यह है, देखो यहां पर पहली शर्त में केवल पिता की बात की गई है, दूसरी शर्त में माता पिता दोनों की बात की गई है कि माता पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तब भी आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता को वंश के आधार पर ले सकते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण कैसे हो सकता है? जरूर देखो, अवैध प्रवासी ना हो वही व्यक्ति पंजीकरण के लिए प्रावधान कर सकता है, वही व्यक्ति पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वह कर सकता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत, रजिस्टर्ड कर देती है भारत के नागरिक के रूप में, लेकिन वो अवैध प्रवासी ना हो। पंजीकरण एक विधि है, जैसे कि जन्म हो गया, वंश हो गया। जन्म की बात कर ली कि एक डेट है, ठीक है, वह भारत में जन्मा हो या फिर माता पिता की कंडीशन हो गई। वंश की हमने बात कर ली कि ये जो डेट है इस पर उसके जो पिता हैं वह भारत के नागरिक हो, तो वंश के द्वारा। और अगर एक उस डेट के बाद हमने देखा कि माता पिता जो हैं उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब उसके द्वारा। यहां पर बात हो रही है पंजीकरण में। पंजीकरण में कहा जा रहा है कि वह अवैध प्रवासी ना हो और वह इन श्रेणियों से संबंधित हो, जैसे कि भारतीय मूल का व्यक्ति हो और नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पूर्व वह 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। अगर वह 7 वर्ष भारत में रह चुका है तब वह पंजीकरण के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण के द्वारा आवेदन कर सकता है। वह भारतीय मूल का व्यक्ति है जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने के पूर्व, यहां पर भी भारतीय नागरिक से विवाह किया हो लेकिन 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो विवाह का भी है, लेकिन केवल विवाह करना ऐसा नहीं है। जैसे कि कश्मीर में पहले था कि अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति जो है वह विवाह कर लेता था कश्मीर के लड़के या लड़की से, तब वहां पर क्या हो जाता कि उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन वही कोई कश्मीर का व्यक्ति जो है वह अगर भारत में इस तरह से करता था तब उसकी नागरिकता जो है वह कश्मीर की चली जाती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक, और जब 370 हटाया गया तब इस तरह के प्रावधानों को भी कम किया गया, खत्म किया गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखो 7 वर्ष अगर वह भारत में रहा है भारतीय मूल का व्यक्ति, तो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। और अगर भारतीय नागरिक से विवाह किया हो लेकिन जो प्रार्थना पत्र वह दे रहा है, जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके पहले 7 वर्ष भारत में रहा हो, ठीक है। या फिर भारत के जो नागरिक है उसके नाबालिग बच्चे, ठीक है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो, उसके माता, मतलब पूरी आयु मतलब ऐसा नहीं अब 14-15 साल, इसमें भी बालिग उम्र तय की गई कि 18 वर्ष से ज्यादा का हो, ठीक है। जो वयस्क होने की आयु है, वयस्क होने की आयु,
और पूरी क्षमता की बात की हुई, मतलब ऐसा ना हो कि हाफ, आप कह देते हैं हाफ है, मेंटल है, वो उस तरीके से ना हो, कोई पागल व्यक्ति ना हो, तो पूरी आयु और क्षमता का व्यक्ति हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में अगर पंजीकृत है तो वह व्यक्ति भी भारत में नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो, उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है, तो इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, लगभग 1 साल, ठीक है, 12 माह से यहां पे निवास कर रहा हो, कब? वो व्यक्ति जब उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो, देखो हर जगह ये बात इससे लिखी गई है क्योंकि यहां पे अगर हम ये लिख दें कि सभी व्यक्ति या कोई व्यक्ति समुद्र पार हो, ऐसे करके अगर लिख दे, बीच का वर्ण ना लिखे, तब आपको समझ आएगा कि ना तो इसमें आयु का कुछ मेंशन किया गया है। देखो ये जो आयु है वह संसद बना सकती है, संसद जो है अपने अकॉर्डिंगली इसके प्रावधान बना सकती है ना। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो, वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष से पंजीकृत हो या पंजीकरण के इस प्रकार का आवेदन देने के 12 महीने से भारत में निवास कर रहा हो। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि 7 वर्ष ठीक पूर्व जो है नागरिकता प्राप्ति का जो आवेदन कर रहा है उसके पहले रहा हो, विवाह की शर्त हो, 7 वर्ष की बात हो, भारत का नागरिक है, नाबालिग बच्चे हैं, ठीक है, भारतीय मूल का है और उसके माता पिता जो है वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत है, तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। तो जन्म से बात हो गई, जन्म की तिथि हो गई 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1947 के पहले, ठीक है, इसकी बात हो गई। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 वंश के आधार पर हो गया, ठीक है। फिर हमने बात की, अब हम देखते हैं प्राकृतिक आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्टि, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र दे सकती है, वही शर्त है अवैध प्रवासी ना हो। इसमें भी कुछ तिथियां दी गई हैं कि भाई क्या क्या कुछ शर्तें हैं। अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से भी केंद्र सरकार के द्वारा, अब यहाँ पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार मत समझ लेना, राष्ट्रपति समझ लेना, केंद्र के पास यह शक्ति है, संसद के पास यह शक्ति है ना। नागरिकता का अर्जन का नेक्स्ट क्या है? क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा अगर भारत का हिस्सा वह बन गया, तब भारत सरकार ने उस क्षेत्र के जो व्यक्ति है भारत के नागरिक घोषित कर दिए। जैसे कि अगर हम पांडिचेरी की बात करें तो 1962 में कुछ नागरिकता को लेकर ऐसे आदेश जारी किए गए और इन्हें जो है वह भारत के नागरिक के रूप में शामिल किया गया, ठीक है, भारत के नागरिक के रूप में शामिल किया गया। चलो आओ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्न देखो जरा, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद को अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र मतलब किसी और का अधिकार नहीं है, केवल और केवल संसद का अधिकार है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का जो वर्णन है वह भाग 2 में 5 से 11 में दिया गया है। वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण या प्राकृतिक हो गया है ना, देशीकरण या नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक भी हो गया, या किसी क्षेत्र का समावेश। इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? क्या ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है सिटीजनशिप नागरिकता? यस। और अगर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होगा तब इस पे नियम बनाने का अधिकार किसका है? केवल और केवल केंद्र का होगा, राज्य को कोई अधिकारिता नहीं है ना। नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। नागरिक शब्द को, ना ही नागरिक शब्द को परिभाषित किया और ना ही संविधान ने और जो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति की बात है वह की, बल्कि केवल यह बताया कि इस संविधान लागू होने की जो तिथि है इस दिन कौन नागरिक कहलाएगा, कौन भारतीय नागरिक होगा। बाकी विस्तृत व्याख्या जो है वह 1955 के अधिनियम के द्वारा की गई और इसमें 5 वैसे प्रकार बताए गए जिसके द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जाता है। जन्म, वंश, देशीकरण, पंजीकरण एंड क्षेत्र का समावेश हो जाना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी जो स्टेटमेंट है वह सही है, ठीक है। जरा इस प्रश्न को देखो, भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्न पर विचार करते हुए असत्य को चुने। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट आपसे कहता है भारत में पदस्थ विदेशी जो राजनयिक है, राजदूत, एम्बेसडर्स जो होते हैं, एम्बेसडर,
तो विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के बच्चों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं है। देखो, अधिकार ही नहीं है, ये लिखा है स्टेटमेंट में। जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उसका नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं का ज्ञाता हो तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। अगर 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपने यूपीएससी का अगर मेंस का नोटिफिकेशन देखा हो या फिर पेपर देखा हो तो आप देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल, उसमें किसी भी एक भाषा में, है ना, एक भाषा का पेपर होता है ना आपका क्वालिफाइंग वाला। तो यहां पर 8वीं अनुसूची में शामिल अगर किसी भाषा का ज्ञान हो तो जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। पहली बात सही है कि अगर कोई विदेशी राजनयिक है, शत्रु देश के बच्चे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं। कोई व्यक्ति नागरिकता का त्याग करता है तो उसका जो नाबालिग बच्चा है वो भी, उसकी नागरिकता गई। अब ऐसा बच्चा अगर नागरिक बनना चाहे तब ये क्या करेगा कि जब ये बालिग हो जाए, जब ये वयस्क हो जाए, बालिग हो जाए, तब इस वयस्कता के बाद ये क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए हो सकता है कुछ शर्तें लागू हों, है ना, आवेदन करेगा और तब जाके इसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है। कोई व्यक्ति संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अगर भाषाओं का ज्ञान रखता है तब डेफिनेटली ये एक आधार है कि उसको जो है वह नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये जो ध्यान रखना कि ये जन्म के आधार पर नहीं होगा, ये आता है प्राकृतिककरण द्वारा। ठीक है, प्राकृतिक या देशीकरण द्वारा, प्राकृतिक या देशीकरण। ये प्राकृतिक या देशीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें एक प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा है उसका ज्ञान होता है तब उसको नागरिकता जो है वह मिल जाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी है वह इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही आपसे पूछा गया था। ठीक है। अब देखो, नागरिकता की प्राप्ति की बातें तो हमने कर ली और यहां पर एक नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है 2019, उसकी बात हम और कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया 31 दिसंबर 2014 एक डेट तैयार की गई, डेट को सेलेक्ट किया गया और इसमें कहा कि इसके पहले 2014 दिसंबर 31 दिसंबर मतलब 2015 1 जनवरी, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी जो 2015 उसके पहले, है ना, मतलब 2014 तक जो भारत आ गए हो। कहाँ के लोग? तो यहाँ पर याद रखना 3 देशों की बात की गई है, 3 जो हमारे पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। याद रखना। अच्छा, आप सभी को पता होगा कि यहाँ की जो ज्यादातर जनसंख्या है वह कैसी है? मुस्लिम जनसंख्या है। बहुसंख्य की बात करें तो बहुसंख्या है, मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल आबादी है। तो यहाँ से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, याद रखना कि 3 देशों की बात की गई है और 6 समुदायों की बात की गई है। 3 देश और 6 समुदाय, 3 देश और 6 समुदाय की बात यहां पर की गई है। ठीक है, 6 समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इनको लाभ प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 में भी कुछ जो छूट है वह प्रदान की। 1946 और 1920 के अधिनियम केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवेश को निवास को नियंत्रित करने की शक्ति जो है वह देते हैं। पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता अधिनियम किसी भी व्यक्ति को पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति की अनुमति देता है। स्वाभाविक रूप से नागरिकता प्राप्त करने की योग्यता में यह एक है कि व्यक्ति आवेदन से पहले एक निश्चित समय अवधि में भारत में रहा हो, केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा हो और कम से कम 11 वर्ष जो है 11 वर्ष का समय उसने भारत में बिताया हो। ऐसा माना जाता है ना देशीकरण के आधार पर। अगर आप ये कहें देशीकरण हो गया मतलब आप इस जगह पर लंबे समय से रह रहे, तो अब तक एक शर्त हुआ करती थी कि आपको जो है वह कम से कम 11 वर्ष आप भारत में रहे हो। लेकिन इन 3 जगह के लोग, इन 3 देशों के लोग और इन 6 समुदायों के लोगों के लिए ये जो 11 वर्ष की अवधि थी ना, इस योग्यता को घटाकर जानते हो कितना कर दिया? 5 साल कर दिया, 5 वर्ष। तो देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर, देशीकरण या प्राकृतिक आधार पर ये जो संशोधन है वह किया गया
ठीक है, पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता, अच्छा दोनों आएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों की 5 वर्ष, जो 11 वर्ष का समय आपका था ना, कि केंद्र सरकार में या तो नौकरी कर रहा हो, निश्चित समय अवधि से भारत में हो, या कम से कम 11 वर्ष तक उसने भारत में बिताए हो, इस आधार पर वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, ये प्रावधान किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो 6 समुदाय हैं, उनकी ये जो अवधि थी ना रहने की, 11 साल से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। याद रखना, इस पर एक इल्जाम भी लगता है इस संशोधन अधिनियम पर, कि ये इसमें बेसिकली एक धर्म को बस छोड़ा गया, केवल मुस्लिम धर्म को छोड़ा गया ना, एक आलोचना भी होती है। तो हम देखेंगे कि जब ऑलरेडी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ये मुस्लिम बहुसंख्य देश हैं, तो यहाँ से जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हमने उनकी बेहतरी के लिए काम किया, ठीक है। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाता है। नागरिकता को समाप्त कैसे किया जाए, तो इसके लिए 3 प्रावधान किए गए हैं। एक तो है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है बर्खास्तगी और तीसरा है वंचित करने पर। एक तो है स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचित करने पर। पहला प्रावधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पूर्ण क्षमता और आयु का हो, पूर्ण आयु और क्षमता का हो, अगर उसने अपनी इच्छा से जो है वह भारत की नागरिकता का उसने त्याग कर दिया। यहां पर क्या बात की गई है कि उसने अपनी इच्छा से, इसलिए स्वैच्छिक त्याग शब्द आया है, स्वेच्छा से त्याग दिया। जैसे कि गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट कहती है, अगर हम 18, 19, 20 की बात करें, 2019, 20, 21 की बात कर लेते हैं, तो इसमें लगभग हर साल लगभग 1 लाख के आसपास जो लोग हैं उन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ा है। इसका कारण बहुत सारा रहा, चाहे हम कोविड के आसपास देख लें तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना है ना, या रोजगार के लिए जिनको बेहतर मौके मिल गए वो चले गए देश से, फिर आए नहीं, तो ये कारण इसके, या फिर देश में अपराध बढ़ना है, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर जो सक्षम होता है ना, कि उसने सोचा कि चलो अब निकल जाते हैं, हम नहीं आएंगे दोबारा, तो उसने क्या किया कि उसको मौके ऐसे मिल गए कि वो उसी देश में बस गया। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकता जो है उसको त्याग करने के मतलब कुछ रिपोर्ट्स जो है वह दी, आप देख लीजिएगा इसके कुछ डेटा लेटेस्ट। यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है ना, कि नागरिकता को की समाप्ति के क्या आधार हैं, और इस या फिर किसी रिपोर्ट के कंसर्न में पूछ ले कि हाल ही के वर्षों में एक प्रवृत्ति देखी गई है, भारतीय नागरिकता बड़े पैमाने पर छोड़ी गई, इसके क्या कारण रहे, ठीक है। तो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है ना, मतलब अपने आप उसकी नागरिकता खो जाती है, और लेकिन 18 वर्ष की आयु के बाद वह फिर से प्राप्त कर सकता है। तो ये स्वैच्छिक त्याग था। अब समाप्ति क्या है, समाप्ति के द्वारा मतलब एकल नागरिकता की बात की गई है, इसमें तो इसने छोड़ दिया था, है ना। समाप्ति कैसे, एकल नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल 9 को याद करो। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर किसी और देश की नागरिकता ग्रहण की तो स्वतः भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, तो एक समय में केवल एक ही देश का नागरिक हो सकता है, तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखना कि यह प्रावधान तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तब यह प्रावधान जो है वह लागू नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सरकार द्वारा वंचित। सरकार द्वारा वंचित किन आधारों पर किया जा सकता है, सरकार द्वारा वंचित किन आधारों पर किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे आधार हैं जिसमें कि संविधान का अपमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान का अपमान किया है तो सरकार जो है उसकी नागरिकता खत्म कर सकती है, या फिर किसी व्यक्ति ने धोखे से नागरिकता प्राप्त कर ली हो, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन देश का साथ दिया हो, या अवैध रूप से व्यापार या उससे संचार किया है, पंजीकरण या देशीकरण के 5 साल के भीतर किसी ने देश में एक मतलब नागरिक जो है वह 2 साल के कारावास की सजा सुनाई हो। पंजीकरण देशीकरण के आधार पर कहा कि चलो 5 साल जो है वह उसके हो गए थे रहते हुए, लेकिन उस 5 साल में 2 वर्ष तो उसने जेल में ही बिता दिए, कोई अपराध किया हुआ था। तब ऐसे में आपराधिक अगर पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, वो नागरिकता के लिए आवेदन करता है, तब सरकार उसको नागरिकता देने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहा हो, अगर 7 वर्षों से भारत के बाहर है तब भी आपकी नागरिकता जो है वह सरकार वंचित कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है।
तो यहाँ पर पाने के 5 प्रकार हैं, 5 तरह से हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार है जिसमें नागरिकता की समाप्ति होती है। एक तो स्वैच्छिक त्याग हो गया, दूसरा है समाप्ति हो गई। समाप्ति कैसे हो गई? चूंकि सिंगल सिटीजनशिप है, कहीं और की नागरिकता आपने ली, भारतीय नागरिकता चली गई। और लास्ट है नागरिकता की समाप्ति, सरकार के द्वारा वंचित, सरकार कुछ कारणों के आधार पर वंचित, जैसे कि संविधान का अपमान किया हो, जैसे कि धोखे से नागरिकता जो है आपने प्राप्त की हो, ठीक है, 2 साल का आपको कारावास हुआ हो विद इन 5 ईयर, जब आप भारत में रह रहे हैं, 7 वर्षों से आप भारत के बाहर हैं, तो ये कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं। चलिए, अब एक और आपका पॉइंट बचता है, विदेशी भारतीय नागरिकता। केवल नागरिक ऐसे ही है जो भारत में रह रहे हैं, या फिर कुछ उन लोगों को भी नागरिकता दे दी गई है जो कि भारत के बाहर रह रहे हैं? तब क्या कहा यहाँ पर? विदेशी भारतीय नागरिकता, जो विदेश में है उनको भारतीय नागरिकता। एक समिति जो है वह बनी थी, है ना, एक समिति बनी थी ताकि जो प्रवासी हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि एक अच्छा जो संबंध है वह भारत के साथ बना रहे। देखो, आप देखेंगे कि 9 जनवरी को जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो उसमें विभिन्न देशों के जो ऐसे लोग हैं, जैसे कि अभी ब्रिटेन के जो मान लीजिए पीएम हैं वो भारतीय मूल के हैं, तो हमें इससे लगता है कि हमें इससे एक बढ़त मिलेगी, हमें नीतियां भारत के पक्ष में जो है वह बनाने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि उनको बार बार ऐसे लोगों के लिए नागरिकता जो है वह वही परोसी जाती, दे दी जाती है कि भाई भारतीय मूल के लिए, हम बड़े गर्व से इस बात के लिए कहते हैं भारतीय मूल के जो है ये व्यक्ति हैं, सुंदर पिचाई या फिर मतलब किसी की भी हम बात करें कि जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है तो उसके लिए कुछ जो मायने हैं वह बदल जाते हैं कि अब उसके लिए नागरिकता क्या है, उसको याद दिलाया जा रहा है कि आप भारतीय मूल के हो। तो एक मधुर संबंध जो है वह बने रहे, इसके लिए इस तरह की नागरिकता का जो प्रावधान है वह किया गया, विदेशी भारतीय नागरिकता। अब देखो बच्चों कि इसमें होगा क्या कि दोहरी नागरिकता की अवधारणा का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। लेकिन कुछ लोगों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता की जो बात है वह की गई, ठीक है। और इसके लिए 2000 में एक समिति बनी थी, सन 2000 वर्ष 2000 में एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने यह कहा था कि कुछ आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि ये दोहरी नागरिकता नहीं है, है ना, वरन दोहरी नागरिकता ये नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं। आर्टिकल 9 इस बात को क्लियर करता है। समिति के अनुशंसा पर विचार करते हुए सरकार ने क्या किया कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है उसमें विदेशी भारतीय नागरिकता मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई जो कार्ड है, प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो कार्ड है ये बेसिकली प्रावधान किया। और इसमें दोहरी नागरिकता के सीमित संस्करण के रूप में इसको देखा जाता है। दोहरी नागरिकता की सीमित संस्करण, पूर्ण रूप से दोहरी नागरिकता ये नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर ओसीआई को इस रूप में देखा जाता है। अब आगे देखो, आया इतना समझ में कि दोहरी नागरिकता की अवधारणा कोई संवैधानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि चूंकि विदेश में जो ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनके साथ संबंध जो है वह मधुर बने रहे, इसके लिए सरकार ने ये जो प्रावधान है वह किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया बेसिकली कि रचनात्मक संबंध बनाने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं उस पर अनुशंसा देने के लिए एल.एम. सिंघवी समिति बनी, और इसने कहा कि ठीक है, इस तरह का जो कुछ संशोधन है वह हो सकता है कि विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं उनको नागरिकता जो है वह दी जा सकती है। और इसके लिए ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, इस कार्ड की बात की गई। अब देखो, हम देखेंगे कि जैसे यूपीएससी प्रश्न पूछ ले कि किस व्यक्ति को इस तरह का कार्ड नहीं दिया जा सकता, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। वरना पहले हम देखेंगे कि सब एक ही था, सारे कर देंगे क्लेम कि हम तो भारतीय का ही हिस्सा है, हम सब अविभाजित भारत में, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें कि भारत से ही बाद में जो है विभाजन होकर बना। तो यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश उसको छोड़ दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में कुछ प्रावधान किए गए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर हमने 16 ऐसे देश चुने जिसमें भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको विदेशी भारतीय नागरिकता दे दी गई। लेकिन और 2005 में हमने सभी देशों को भारतीय नागरिकता, भारतीय मूल के व्यक्ति, यहां पर पहले 16 देशों को दी गई थी, फिर सभी देशों को दे दी गई थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है इसको छोड़कर, ठीक है। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 हुआ और इसमें कुछ प्रावधान किए गए, और इसमें जानते हो क्या किया गया, जो विदेशी भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है,
इसके नाम से नई योजना शुरू की गई। तो जो भारतीय मूल का पहले व्यक्ति था, PIO, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का जो व्यक्ति था, और जो विदेशी भारतीय नागरिकता थी, विदेशी भारतीय नागरिकता थी, ठीक है, इनकी जो योजनाएं है इसको विलय कर दिया, और एक जो नया कार्ड है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, है ना, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक या कार्ड होल्डर जो है वह एक नई योजना 2015 में लाई गई। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया विदेशी भारतीय नागरिकता। याद रखना संवैधानिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोहरी नागरिकता की हम बात कर सके, LM सिंघवी समिति ने इसको प्रस्तावित किया था। आगे हम देखेंगे कि विदेशी भारतीय, अगर आपको नागरिक जो कार्ड है वह मिल जाता है, आप इसके कार्ड होल्डर है, मतलब आपके पास अगर ये कार्ड है, आपको कौन कौन से अधिकार होंगे। ठीक है, चलो अब इसके पहले एक प्रश्न को देखो, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के कौन से अधिकार होंगे। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, उपराष्ट्रपति चुने जाने का अधिकार, मतदाता के रूप में पंजीकरण का अधिकार, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने का अधिकार, और भारत के किसी भी विदेशी राजनयिक मिशनों में रोजगार का अधिकार। क्या अधिकार इनको होगा, क्या अधिकार नहीं होगा। याद रखना आर्टिकल 16 है ना, ये आपका कौन सा आर्टिकल होगा, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता 16। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, है ना, तो चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता वो, तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने का अधिकार उसको नहीं है, योग्य नहीं होगा। और आर्टिकल 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने के योग्य नहीं होगा। अह मतलब योग्य, ठीक है, कहते हैं ना अहता योग्यता, तो याद रखना कि इसकी योग्यता जो है उसको नहीं होगी। साथ ही हम देखेंगे कि ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इवन एक मतदाता के रूप में भी ये पंजीकृत नहीं हो सकता। तो ये सारे अधिकार जो हैं वह इनको नहीं है। हाँ, ये सही है कि किसी विदेशी जो राजनयिक मिशन है उसमें रोजगार लेने के लिए ये सक्षम है। तो अगर आपके पास विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है तब आपको केवल ये जो 5वां पॉइंट है ये बस इसमें अधिकार आपको प्राप्त होंगे, और बाकी कोई आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तो कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक को नागरिकता के लिए पंजीकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें हैं कि पूर्ण आयु क्षमता वाला कोई व्यक्ति, है ना, जो किसी और देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय, देखो ये दोनों लाइन सेम होगी, कहां तक, किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था या भारत के नागरिक होने के लिए योग्य था। या तो भारत का नागरिक था या तो भारत का नागरिक होने के योग्य था, या फिर याद रखना कि उस भूभाग से संबंध रखता था जो कि अविभाजित भारत का भाग होगा, या तो उस भाग से संबंधित था जो कि अविभाजित भारत का हिस्सा था, या फिर किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री या फिर पौत्र पौत्री या प्रपोत्र या प्रपौत्री, मतलब जैसे कि आपके केवल फादर मदर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बात हो रही कि अगर मान लीजिए उनका संबंध भी आपसे है तब भी आप विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो निर्दिष्ट व्यक्ति का नाबालिग बच्चा है, कोई नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पति या पत्नी जिसका विवाह निबंधित हो, आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के कम से कम 2 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। तो यहाँ पर ये अगर सारी शर्तें वह पूरी कर रहा है, ये देश का नागरिक है, किसी अन्य देश का नागरिक है, संविधान लागू होने के समय या उसके बाद में या तो वह भारत का नागरिक हो या संविधान लागू होने के समय वह योग्य था, है ना, या तो उस भूभाग से संबंध रखता था या तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनका संबंध था। ठीक है, अगर नाबालिग बच्चा है या फिर वह माता पिता दोनों या कोई एक नागरिक हो तब यहाँ पर वो जो है वह आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे, एक बार फिर से देख लो कि आज की क्लास में हमने बात की सिटीजनशिप की, नागरिकता की। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा वह मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स,
ठीक है, नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। आज हमने नागरिकता के बारे में देखा कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, एकल नागरिकता किसे कहते हैं, संवैधानिक उपबंध क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, नागरिकता की समाप्ति और विदेशी भारतीय नागरिकता। ठीक है, नागरिकता की समाप्ति और विदेशी भारतीय नागरिकता। तो हमने देखा कि केवल नागरिकों को नागरिकता जो है, ठीक है, नागरिक कौन होगा, कहाँ कहाँ पर संविधान के संबंध में, संविधान में इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कौन से ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को हैं, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका में और भारत में क्या जन्म से होना जरूरी है, एकल नागरिकता की बात की, दोहरी नागरिकता की बात की। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान 5 से 11 आप बच्चों आपको याद करने हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि नागरिकता का अर्जन 5 आधार पर, समाप्ति 3 आधारों पर हो जाएगी। और लास्ट हमने इसमें देखा विदेशी भारतीय नागरिकता जो है वह क्या है, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिशों को आपको ध्यान रखना है। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको क्लास का पीडीएफ, क्लास नोट्स मिल जाएगा, बाकी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए मंजू PW UPSC वाला, या फिर सर्च कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।